तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों हम जो है इस चैनल पर मैथ का डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जो रेलवे एसएससी या बैंकिंग में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं या फिर जो आगे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 दिनों और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया और 6 दिनों के बाद बी कार्य के पूरा होने तक उसके साथ शामिल रहा। तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? अब हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले ए जो है ए जो है दोस्तों वो 30 दिन में करता है। कितने दिनों में? 30 दिन में। और बी जो है बी कितने दिन में करता है? तो 18 दिन में। हम इस दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हम कितना ले लेते हैं? तो 90। अब ये 18 से अगर इसमें हम 90 में भाग दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। और 30 से अगर हम 90 में भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। अब ये जो हुआ दोस्तों, ये क्या हुआ? एफिशिएंसी है। क्या है? एफिशिएंसी है ये। अब दोस्तों ये जो है ए और ये क्या है? बी का एफिशिएंसी है। आगे क्या कह रहा है उसको पढ़िए। आगे कह रहा है कि ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया और फिर 6 दिनों के बाद, इसका मतलब है कि 6 दिन तक टोटल कार्य कितना है दोस्तों? टोटल कार्य है 90। टोटल कार्य कितना है? 90। लेकिन इसमें क्या किया है? 6 दिन जो है एक काम किया है। किसने किया है? एक काम किया है। अब दोस्तों अगर 3 के एफिशिएंसी से 6 दिन अगर एक काम करता है, इसका मतलब है कि 18 काम कर दिया होगा। अब दोस्तों जब 18 काम कर दिया होगा उसके बाद 20 शामिल होता है। तो अगर हम 90 में से 18 घटाएं तो यहाँ पे 10 में से 8 गया तो हो गया 2, 8 में से 1 गया तो 7। अब काम कितना बचा होगा दोस्तों? 72। अब कह रहा है कि बी, उसके बाद क्या हुआ? बी कार्य के पूरा होने तक उसके साथ शामिल रहा। तो अब हम क्या करेंगे? बी का और ए का एफिशिएंसी को ऐड करेंगे। तो बी का और ए का एफिशिएंसी अगर हम ऐड करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? 8। तो अब हम क्या करेंगे? 8 से इसमें भाग देकर देखेंगे कि कितना दिन काम जो है हुआ। तो 8 से अगर हम 72 में भाग दें तो 9। इसका मतलब है कि 9 दिन जो है ये ए के 6 दिन करने के बाद जो है कार्य कितने दिन चला दोस्तों? तो 9 दिन चला। तो कह रहा है उसके बाद कि संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। तो संपूर्ण कार्य ए ने पहले 6 दिन किया था और उसके बाद ए और बी मिलकर 9 दिन किया। तो संपूर्ण कार्य कितना दिन हो जाएगा दोस्तों? तो संपूर्ण कार्य कितना दिन का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15 दिन का। कितना हो जाएगा? 15 दिन का। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए। इसमें कह रहा है कि रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। वह 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से, 15% दूरी ट्रेन से और शेष दूरी हवाई जहाज से तय करता है। तो रवि द्वारा हवाई जहाज से तय की गई दूरी कितनी है? अब दोस्तों अगर हम 100% काउंट करें तो 100% का जो मान होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100% का जो मान होगा वो हो जाएगा 1200 किलोमीटर। टोटल दूरी क्या हो जाएगा? 100%। अब दोस्तों इसमें क्या कर रहा है? 25% जो है वो पैदल चलता है। 25% कैसे चलता है? पैदल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25% पैदल चलता है। फिर जो है 30% जो है वो कैसे चलता है? बस से चलता है। तो यहाँ पे हम 30% जो है बस से चल देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 15% ट्रेन से। तो यहाँ पे हम फिर 15% लिख देंगे। अब दोस्तों इतना दूरी क्या हो चुका है? वो चल चुका है। अब जो शेष दूरी बचेगा वो किससे चलेगा? जहाज से चलेगा। इसको हम पहले ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 5 10, 3 2 5 1 6 1 7। इसका मतलब जो है वो 70% क्या क्या है? कवर कर चुका है। अब जो शेष दूरी बचा, शेष कितना दूरी बचा दोस्तों? तो शेष हमको लगता है कि 30% ही बचा है दूरी। कितना बचा है? 30%। तो अगर दोस्तों 100% जो है 100% 1200 के बराबर है। 100% कितना के बराबर है? 1200 के। तो 30% किसके बराबर होगा? तो 30 को हमको क्या करना पड़ेगा? 1200 बटा 100 में क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो ये 0 से डबल 0 से ये डबल 0 कट गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 360। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि पहली संख्या का 12.5%, दूसरी संख्या का 37.5% है। यदि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाया जाए तो हमें उत्तर 1428 प्राप्त होता है। तो दोनों संख्या का योग प्राप्त कीजिए। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले पहली और दूसरी संख्या का हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि पहली संख्या का 12.5%, तो हम लिखेंगे एक्स। एक्स का जो है 12.5%।
अब उसके ये किसके बराबर है दोस्तों, ये है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को हम मानते हैं y, और दूसरी संख्या के 37.5% के बराबर है। किसके बराबर है, 37.5% के बराबर है। अब दोस्तों दोनों साइड जो है परसेंटेज से परसेंटेज क्या होगा, कट जाएगा। तो हमें x बराबर x बटा में y बराबर में क्या हो जाएगा, 37 पॉइंट में 5, 37 पॉइंट में कितना 5, और बटा में कितना हो जाएगा 12.5। ठीक। अब दोस्तों दशमलव से दशमलव यहाँ पे क्या होगा, उड़ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक एक अंक है दोनों में। अब दोस्तों x और y का जो है हमें रेशियो मिल चुका है। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन, हम उसको देखते हैं। पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटाया जाता है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से घटाया जाता है, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 1428। तो इसका मतलब है दोस्तों कि इसका x और y का जो अंतर है वो कितना है, 1428। तो हम चलिए 375 में से 125 घटा लेते हैं। तो 375 में से अगर हम 125 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 250। कितना आ जाएगा दोस्तों, 250। तो अंतर जो है कितना है, ओरिजिनल में अंतर कितना है, 1428। तो 250 किसके बराबर है, 1428 के। अब कह रहा है दोस्तों कि दोनों संख्याओं का योग, तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात जो है उसका योग से हम गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 5 10, 7 2 9 1 10, और 3 1 4 1 5। अब दोस्तों 250 दूना कितना हो जाएगा, 500। और अब हम क्या करेंगे, 1428 को 2 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5। तो अंतिम में कितना आएगा दोस्तों, 56। और 56 जो है अंतिम दो अंक कितने किस में है, बी में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। इसमें कह रहा है कि 2800, एक दुकानदार ने 2800 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 10% और 15% की क्रमिक छूट प्रदान करता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर हम दोस्तों पहली बार जब 10% का छूट करेगा तो आदमी के पास, पहली बार जब 10% का छूट करेगा तो आदमी के पास जो है कितना 90% पर मिलेगा। ठीक। और अगर फिर से अगर उस पर अगर छूट मिलता है 15%, तो अगर हम फिर से 15% का छूट करवाते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 85% बच जाएगा। किसका, जो यहाँ पे अंकित मूल्य है, किसका अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य में अगर 10% का छूट करता है तो हमारे पास कितना बचेगा, 90%। लेकिन वो जो बचेगा उसमें फिर से 15% का छूट मिलेगा, तो उसका कितना बचेगा, 85%। अगर हम इसको हम काटेंगे दोस्तों तो हमारा जो है विक्रय मूल्य मिल जाएगा, मतलब जिस रेट पे हम उस वस्तु को खरीद सकते हैं वो मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको काटते हैं। तो 00 से 00 ये कट जाएगा। ठीक। 10 से 10 कट जाएगा, फिर 10 से 10 कट जाएगा। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे डिजिटल सम का प्रयोग करना चाहें तो हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं कि सारे ऑप्शन के अंकों का योग मतलब अलग अलग है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 1 5 4 9, फिर इसमें देखिए 2 1 3 2 5 4 9। इसका मतलब है कि ये जो है डिजिटल सम यहाँ पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सभी एक से अधिक ऑप्शन का जो है अंकों का योग समान है। अब दोस्तों अगर हम इकाई अंक को देखें तो 8 को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो होगा 0, और 0 से अगर हम 5 को गुना करेंगे तो फिर होगा 0, जो कि इकाई अंक यहाँ पे 3 ऑप्शन में है। इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट का भी हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो हमें अंत में गुना ही करना पड़ेगा। तो चलिए हम गुना करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 85 को 9 से गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा 9 5 45, 9 8 72, 4 76। ठीक। और अगर हम फिर इसको 28 से गुना करते हैं, किससे, 28 से गुना करते हैं, 28 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 6 के 48, 2 50 2 52, 8 7 56, 4 60 1 61। ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 दूना हो जाएगा 10, 6 दूना 12 1 13। ठीक। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करें, ज़्यादा मतलब गुना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी में हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये देखिए यहाँ पर 20, और 20 जो है सिर्फ यहीं पर है, इसके अलावा कहीं पर नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता 4800 में 800 सेब खरीदता है। वह परिवहन पर 800 रुपया खर्च करता है। प्रत्येक सेब पर 10 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रत्येक सेब को कितने में बेचना चाहिए।
तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अगर वो 4800 रुपया में खरीदता है, कितना में खरीदता है, 4800 रुपया में खरीदता है, और उसको परिवहन पे यानी कि लाने में कितना रुपया खर्च होता है, 800। तो टोटल जो वो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया उसको लाने में, खरीद कर लाने में, वो हो जाएगा दोनों का योग। तो ये हो जाएगा 8 8 16 4 1 5, कितना हो जाएगा, 5600 रुपया। यानी कि 5600 रुपया पड़ा उसको कितना, 800 सेब खरीदने में। तो एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसमें 8 से भाग दे देंगे। तो 8 से अगर हम भाग दे देंगे, 800 से भाग देंगे, तो 800 से अगर हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7। इसका मतलब है कि एक सेब जो हो कितना में खरीदा है, 7 रुपया में खरीदा है। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि प्रत्येक सेब पर 10 रुपये का लाभ अर्जित करता है। इसका मतलब है कि अगर हमको 7 में खरीदे हैं और उस पर अगर 10 रुपया का लाभ भी लेना चाहते हैं तो इसमें हमको क्या कितना ऐड करना पड़ेगा, 10। और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 17। यानी कि 17 में अगर हम बेचेंगे तो उस पर कितना रुपया का लाभ होगा, 10 रुपया का। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 7 अंकों की संख्या 3x 6349y 88 से विभाज्य है, तो 2x प्लस में 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 88 है। तो 88 को हम क्या करेंगे, अगर हम इसको हम 2 भाग में तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 11 गुना 8। इसका मतलब है कि अगर हमको इसको 88 से विभाजित करना है, किससे विभाजित करना है, 88 से, तो ये संख्या जो है 8 से भी विभाजित होना चाहिए और 11 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है दोस्तों, वो अंतिम के 3 अंक अगर विभाजित होते हैं, किसी भी संख्या के अगर अंतिम के 3 अंक विभाजित होते हैं तो वो क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। इसका मतलब है कि इसको 49y जो है, 49y किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 8 से अगर हम भाग दें तो ये हो जाएगा 8 छः के 48। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 1 आएगा। अब यहाँ पे y के जगह पे हमको क्या रखें जिससे 8 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब दोस्तों 8 दूना होता है 16। अगर y के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 6। तो अगर हम y के जगह पर 6 रखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम y के जगह पर और कोई संख्या रख सकते हैं, उसको भी चेक कीजिए। तो अगर हम दोस्तों 8 दूना 16 होता है, तो 16 के बाद 24 आएगा। कितना आएगा, 24, और इसको पहले कितना होना चाहिए, 2, जो कि यहाँ पे 2 है नहीं। इसका मतलब है y का मान फिक्स है, कितना होगा, 6 ही होगा। अब चलिए दोस्तों 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम संख्या को लिख लेते हैं। तो संख्या कितना है, 3x 6349, और y का जो मान है दोस्तों, y का मान कितना निकल गया है, तो y का मान निकल गया हमको 6। तो यहाँ पर हम रख देंगे 6, ठीक। अब दोस्तों इसका जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, एक अंक छोड़ करके एक अंक को पहले हम ऐड करेंगे। जैसे 3 है तो 3 को हम 6 से ऐड करेंगे, 6 को हम 4 से ऐड करेंगे, 4 को किससे हम ऐड करेंगे, तो 4 को हम ऐड करेंगे दोस्तों, 4 को ऐड करेंगे 6 से। तो ये हो जाएगा 3 6 3 9 4 13 6 18। कितना हो जाएगा दोस्तों, 18, ठीक। उसके बाद फिर अगर जो संख्या बच गया है, जैसे x, और उसके बाद हम किसको ऐड करेंगे, x, एक संख्या को छोड़ करके, यानी कि x में जोड़ेंगे 3 और 3 में जोड़ेंगे हम 9। कितना जोड़ेंगे, 9। तो ये हो जाएगा -x, और माइनस में कितना हो जाएगा, 12, ठीक। अगर हम दोस्तों 18 में से 12 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 6 माइनस में x। अब ये जो होगा दोस्तों वो किससे विभाजित होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 0 आता है, 11 आता है, 22 आता है, तो ये क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम 6 के जगह पर क्या रखते हैं, 6 के जगह पर हम x के जगह पर हम क्या रखते हैं, तो x के जगह पर हम 6 रख देते हैं। तो x के जगह पर हम 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के जगह पर हम 6 रखेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 0। अब दोस्तों x के जगह पर 6 के अलावा और हम कोई संख्या रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम दूसरा संख्या रखना चाहें, अगर हम यहाँ पे रखना चाहें, जैसे 11 को हम लाना चाहें, तो 11 को लाने के लिए हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा 17। और ये क्या है, 2 अंक की संख्या है, लेकिन हमको तो यहाँ पे एक ही अंक का संख्या रखना है। तो इसका मतलब है कि x का भी मान क्या होगा, सिर्फ 6 होगा। तो अब दोस्तों x का मान जो है हमको 6 निकल गया और y का मान भी 6 निकल गया। तो हम अब क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2x प्लस में 3y का मान निकाल लेते हैं। तो हम अगर x के जगह पर 6 रखें तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, और y के जगह पर भी 6 रखें तो ये हो जाएगा 18। अब दोनों को अगर हम दोस्तों ऐड करें तो ये हो जाएगा 8 2 10 1 1 2 1 3, यानी कि कितना हो जाएगा आंसर, 30।
आंसर क्या होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है कि सेक 2x कोसेक 3x माइनस 45 है, तो x का मान निकालें। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम आसानी से इस सवाल को हल कर लेंगे। यहाँ पे हम सेक को क्या करेंगे, कोसेक में बदलेंगे। क्या करेंगे, कोसेक में बदलेंगे। तो सेक को अगर हम कोसेक में बदलेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा कोसेक 90 माइनस में कितना 2x। ठीक। और दोस्तों यहाँ पर कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक 3x माइनस में कितना 45। ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, दोनों का जो मान है, थीटा का जो मान है समान होगा, क्योंकि यहाँ भी कोसेक है और यहाँ भी कोसेक है। इसलिए यहाँ पे दोनों का जो मान है, कोणीय मान है, क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 माइनस में 2x बराबर में कितना हो जाएगा 3x माइनस में कितना 45। ठीक। अब दोस्तों 2x को अगर हम इस साइड भेजें तो क्या हो जाएगा, x का है कि इस 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5x हो जाएगा। और अगर हम 45 को इस साइड भेजें तो ये ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा 135। अब दोस्तों x का अगर हम मान निकालें तो ये हो जाएगा 5 गुना 10 और 5 7 35। आंसर क्या हो जाएगा बी 27 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कर रहा है कि साइन स्क्वायर 30 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 2 टेन स्क्वायर 30 और माइनस में सेक स्क्वायर 60 का मान निम्न में से किसके बराबर है। तो सेक का जो साइन 30 का जो मान होता है दोस्तों वो कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। ठीक। कितना हो जाएगा 1/4। अब गुना है तो यहाँ पे गुना होगा। कोस स्क्वायर का जो मान होता है कोस 45, कोस स्क्वायर 45, तो कोस 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। कितना होता है 1/√2। अब दोस्तों यहाँ पे कोस स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। ठीक। उसके बाद 2। अब यहाँ पे 10 जो है 10 30 का जो मान होता है दोस्तों 10 30 का मान होता है 1/√3। और अगर स्क्वायर है 10 30 का मान होता है 1/√3 और स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, क्योंकि √3 दो बार होगा। ठीक। और फिर उसके बाद सेक का जो मान होता है सेक 30 का मान होता है 2 और सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24। अगर हम 8 से 24 में भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और 3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक। प्लस में अगर 3 से हम 24 में भाग देंगे तो हो जाएगा 8 और 8 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16। ठीक। माइनस में 4 से अगर हम 1 से अगर हम यहाँ पे 1 है तो 1 से अगर हम 24 में भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 24 और 24 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 दूना 8 1 9 96। अब हम क्या करेंगे दोस्तों 96 में से 19 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे हम 96 में से 19 को माइनस करेंगे। तो 96 में से अगर हम 19 को माइनस करें 96 माइनस में क्या हो जाएगा 19। यहाँ पे ये प्लस में है ये माइनस में है। तो अगर हम इसको हम घटाएं नीचे में कितना हो जाएगा 24। अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 77 माइनस में 77 बटा में कितना आ जाएगा 24। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है कि 1/sec माइनस टेन थीटा माइनस में 1/cos थीटा बराबर में है k sec थीटा। तो कह रहा है हमें k का मान ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको जो है थोड़ा चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो इसको अगर हम चेंज करने का प्रयास करें तो ये कितना है दोस्तों, ये है 1/sec थीटा माइनस में टेन थीटा। क्या है 1/sec माइनस टेन थीटा। अब हम इसको क्या करते हैं ऊपर और नीचे सेक थीटा किससे सेक थीटा प्लस में टेन थीटा से क्या करते हैं हम गुना कर देते हैं। टेन थीटा से हम क्या करेंगे दोस्तों गुना कर देंगे, नीचे भी सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा से गुना करेंगे। अब अगर हम इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस में a माइनस में b और ये क्या हो जाएगा दोस्तों a प्लस में b। अब दोस्तों जैसे ही a माइनस बी को गुना करेंगे हम a प्लस बी से तो आंसर हमारा निकल के आता है a स्क्वायर माइनस में क्या b स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 1/सेक स्क्वायर थीटा और ऊपर में तो सेक थीटा प्लस में क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस में टेन थीटा।
टेन थीटा। लेकिन नीचे में क्या होगा दोस्तों, नीचे में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, वन होता है। क्या होता है, वन होता है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके बराबर में क्या आ जाएगा, इसके बराबर में हो जाएगा आपको सेक थीटा प्लस में टेन थीटा और बटा में कितना हो जाएगा, वन। और इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, वन बटा सेक थीटा को क्या लिख देते हैं, वन बटा कोस थीटा को सेक थीटा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सेक थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो ये नीचे में वन है तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, इसका कोई मतलब है नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के जगह पर माइनस होगा दोस्तों। यहाँ पे प्लस के जगह पर क्या होगा, माइनस होगा। अब दोस्तों यहाँ से सेक थीटा प्लस माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, तो ये दोनों कटेगा तो इस साइड क्या बच जाएगा, टेन थीटा। क्या बचेगा दोस्तों, टेन थीटा। और बाहर क्या बचेगा, के सेक थीटा। क्या बचेगा दोस्तों, के सेक थीटा। अब दोस्तों टेन थीटा को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा, टेन थीटा को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाएगा आपको साइन थीटा बटा में कितना, कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और इस साइड कितना है, इस साइड है के। और अगर हम सेक थीटा को भी चेंज करें तो ये हो जाएगा वन बटा कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो अब दोस्तों कोस थीटा, तो ये कोस थीटा से कोस थीटा कटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, के बराबर साइन थीटा। क्या हो जाएगा, के बराबर साइन थीटा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पर। इसमें क्या कर रहा है, इसको देखिए। इसमें कह रहा है कि 9800 रुपये की एक राशि को एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया गया था, जो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित था। वर्ष के अंत में देय ब्याज क्या होगा। अब दोस्तों अगर हम साल पर काउंट करें, साल पर संयोजित होता है तो इसका जो आर होता है, आर जो होता है इसका, वो आर होता है 10%। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे हो रहा है कि आधा साल में ही काउंट हो रहा है। इसका मतलब 6 महीने पर ही काउंट हो रहा है। तो अगर पूरा साल का हमें 10% लगता है तो आधा साल का कितना लगेगा, तो आधा साल का हमें लग जाएगा 5%। अब दोस्तों आधा साल का अगर 5% लगेगा तो एक साल में कितना होगा, उसका चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज तो यहाँ पे जैसे दो बार में जो काउंट होगा, तो पहला बार में 6 महीना पे 5%, फिर लगेगा अगले साल 5%, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 25 बटा कितना, 100। कितना हो जाएगा, 25 बटा 100। तो इसको अगर हम करें तो यह हो जाएगा 5 5 10, प्लस में अगर हम ये कितना हो जाएगा 0.25। क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.25। तो हमें 10.25% क्या होगा, ब्याज मिलेगा। किस पर, 9800 रुपया में। किस पर, एक साल में। तो अब हम क्या करते हैं, 9800 रुपया का कितना का, 9800 रुपया का 10.25% हम निकाल देते हैं। क्या करते हैं, 10.25% निकाल देते हैं। तो इसको नीचे में आएगा 100, तो ये कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 10.25 को 98 से गुना करना पड़ेगा। 10.25 को क्या करना पड़ेगा, 98 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम 8 से गुना करें तो यहाँ पे 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 8। ठीक। अब दोस्तों 9 से जैसे ही गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 पचे 45, और 9 दूना 18, 2 20, 2 22। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, आगे हम गुना नहीं भी करेंगे तो भी हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 5, मतलब 0.50, और उसके बाद यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4। अब दोस्तों यहाँ पे 4.50 अंत में कहाँ पर है, बी में है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।